नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। साथियों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। और सीटेट दिसंबर 2024 की बेहतरीन तैयारी के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और साथियों, वीडियो के प्रारंभ में ही इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि वे भी साथियों अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। क्या है साथियों? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है साथियों कक्षा निर्देशन। ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है साथियों किस्से कहानियां। और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है पाठ्य पुस्तक का पाठन। साथियों, यदि बात करें बच्चों को जोड़ने के लिए पढ़ाई से संबंधित विषयों को बच्चों से जोड़ के पढ़ाने की और पर्यावरण विषय के लिए साथियों यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को जो है पर्यावरण से, आसपास के आस पड़ोस से और वातावरण से जोड़ के उन्हें पढ़ाना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त जो रहेगा साथियों किस्से और कहानियाँ रहेगा, ताकि साथियों बच्चे किस्से और कहानियों के माध्यम से पढ़ने में रुचि जगे और वे बेहतरीन ढंग से सीख पाए। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सा एक पर्यावरण के संबंध में सच नहीं है। साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को जोड़ने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है साथियों पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। साथियों ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको नेगेटिव पूछा गया है और साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपका यही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि साथियों ना ही बच्चों को रट्टूमल तोता बनाना है, ना ही साथियों वर्णमाला से संबंधित कुछ चर्चाएं है। ईवीएस के सब्जेक्ट में साथियों वर्णमाला से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं है। बच्चों को अपने बाहरी वातावरण और अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस से उसे किस्से कहानियों के माध्यम से और गतिविधियों के माध्यम से साथियों सिखाना होता है और पढ़ाना होता है, ना कि कोई परिभाषाओं की चर्चा हुई है इसमें और ना ही साथियों किसी प्रकार के वर्णों की। तो इस प्रकार से साथियों आपके क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया था और नेगेटिव का सही उत्तर नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या तीसरा है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्न में क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए ऑप्शन को देखकर समझने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साथियों बच्चों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारियों से बाहर सिखाना। और ऑप्शन डी में दिया गया है साथियों बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। साथियों यदि बात करें पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन संख्या सी, अर्थात बच्चों में सक्रिय भागीदारी। ठीक है साथियों, और यहाँ पे जो नेगेटिव हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षकों के ज्ञान को बच्चों के ज्ञान से जोड़ना इसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। लेकिन साथियों पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारियों से बाहर भी सिखाना है बच्चों को, जैसे कि इसका साथियों डिस्कशन हम लोगों ने प्रश्न संख्या दूसरे में भी किया। ठीक उसी प्रकार साथियों बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना है, ताकि बच्चे साथियों उससे भी कुछ सीखे। आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। आपसे पूछा गया है साथियों क्यों, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। साथियों यह भी सही है, क्योंकि एकमात्र स्रोत वही नहीं है जिससे कि हम लोग सीख सके। ऑप्शन संख्या बी है, यह पर्यावरण सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का अवसर देगा। उसके बाद साथियों अगला नंबर ऑप्शन है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और ऑप्शन संख्या डी है साथियों, यह बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा।
यदि बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो साथियों ऑप्शन संख्या डी अर्थात ए, बी और सी यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ए, बी और सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करता है। उद्देश्य है, शिक्षक का उद्देश्य क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन करना। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है साथियों बच्चों को खोजने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है साथियों बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। साथियों विभेद तो कभी भी नहीं करना, सीटेट के एग्जाम में आपके विभेदित जहां भी आ जाए यह आपका नेगेटिव पॉइंट होता है, इसे देख के ही आपको काट देना है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए उसे देख लेते हैं। यदि सही उत्तर की बात करें तो बी नंबर साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्व अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। साथियों स्वयं, यहाँ पे स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, तो देना चाहिए साथियों, क्योंकि बच्चे स्वयं आकलन कर पाएंगे तो साथियों अपने गलतियों से सीख सकेंगे। तो इस प्रकार से साथियों यह कथन तो बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सीखने का आकलन है ये, और ऑप्शन नंबर बी में है साथियों सीखने के लिए आकलन है, और ऑप्शन सी में दिया गया है साथियों CCI है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों सीखने के समान आकलन है। साथियों बच्चों को यदि स्वतः अपने आकलन के लिए दिया जा रहा है और वह जो है साथियों सीखने के लिए आकलन है, क्या है साथियों एक प्रकार से सीखने के लिए आकलन है, इस प्रकार से 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। साथियों प्रश्न में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, यदि आप सीटेट 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं और उसके लिए साथियों कंप्लीट PDFs का नोट चाहते हैं, क्लास के नोट चाहते हैं, साथ ही साथ साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पे साथियों केवल आपको 49 रुपीज़ में कंप्लीट बैच प्रोवाइड कराया जाएगा। साथियों आपको प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साथ ही साथ साथियों आपको थ्योरी बाय टॉपिक मिलेंगे, और जो भी संभावित प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं साथियों, सभी कुछ केवल 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करना है। तो साथियों बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया साथियों एक शिक्षक खाना कैसे खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? साथियों बच्चे के समूह क्यों बनाता है, चलिए उसके बाद आप ऑप्शन को देख के समझ लीजिए। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो कक्षा में अनुशासन का बनाए रखना। साथियों कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए एक शिक्षक ऐसा कार्य नहीं करेगी। तो साथियों ऑप्शन संख्या डी के अलावा यहाँ तो सभी सही लग रहे हैं, लेकिन साथियों जब आप उचित ऑप्शन को खोजने जाएंगे तो इनमें से किसी एक को ही आपको खोजना है। अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है AC, बी में दिया गया है BD, और सी में दिया गया है AB, और साथियों डी में दिया गया है केवल C और D। तो साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके सही है, लेकिन उचित ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों जो सबसे सटीक होगा? तो नंबर आपका ऑप्शन, तो साथियों आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात ए और बी सबसे सटीक है साथियों। जो शिक्षक है साथियों खाना कैसे खराब होता है इसके प्रयोग करते हैं और बच्चों को समूह बनाकर उससे संबंधित सामग्री देता है, तो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। एक तो साथियों यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, और दूसरा यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना चाहता है। तो इस प्रकार से साथियों A, B दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर।
अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 8, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्न में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए साथियों? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार और सहभागिता। साथियों याद करना, कहीं पे भी साथियों आपको रटना साथियों आपके सीटेट एग्जाम में एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव टेगवर्ड के रूप में आप इसे देखिएगा। और साथियों रटना आपको कभी भी नहीं है, आपको तथ्यों को समझना है, गतिविधियों के माध्यम से प्रयोग करना है साथियों, और खेलकूद के माध्यम से आस पड़ोस से सीखना है। कभी भी साथियों रटना याद करना आ जाए तो यह आपका नेगेटिव टेगवर्ड के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्न में कौन सा संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ाने के द्वारा हो सकता है? ऑप्शन में दिया गया है अवलोकन और अभिलेखन, ऑप्शन बी में दिया गया है अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी में दिया गया है विश्लेषण, और ऑप्शन डी में दिया गया है साथियों प्रयोग करना। यदि बात करें साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो यहाँ पे प्रयोग करना तो एक गलत हो जाएगा साथियों सबसे पहले, क्योंकि चित्रों में क्या ही प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार से बच्चे आपके ऑप्शन साथियों ए, बी और सी, और इसमें से सही उत्तर की चयन करना होगा। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन संख्या डी अर्थात ए, बी, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रश्न में साथियों आपको प्रयोग करना नहीं होगा, क्योंकि चित्रों में क्या ही प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न को देख लें। उसके बाद साथियों नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले नंबर प्रश्नों को हम लोग आपके सक्षम प्रस्तुत करेंगे। तो उसके लिए साथियों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि साथियों वे भी अपने एग्जाम को बेहतरीन अंकों के साथ क्वालिफाई कर सके। उसके अलावा साथियों पीडीएफ से संबंधित सभी कुछ जानकारी के लिए यदि आप चाहते हैं साथियों सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में आप बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो उसके लिए समस्त पीडीएफ साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक बाय थ्योरी, कंप्लीट संभावित प्रश्न साथियों, वे सारे प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिन प्रश्नों को साथियों आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर संभावित प्रश्न के रूप में, जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न के रूप में साथियों जुटाया जा रहा है, वो सभी कुछ आपको दिया जाएगा केवल 49 रुपीज़ में साथियों, केवल 49 रुपये में। तो साथियों आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसकी अधिक जानकारी जरूर लें। साथियों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे, क्योंकि आपके सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है साथियों। तो साथियों आप इस कम समय को देखते हुए अपने तैयारी के लिए लग चुके होंगे, और अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए, और अपने तैयारी को साथियों प्रतिदिन बेहतर करने के लिए इस प्रयास में लगे होंगे। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। इसके पार्ट 1 के वीडियो में साथियों हम लोगों ने 1 से 15 तक के प्रश्नों को देखा था, जो आपके एग्जाम के लिए था साथियों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। सभी प्रश्न साथियों सेलेक्टेड थे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले थे। तो आज उसी का साथियों पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 16 से 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लगातार वीडियो पर कंटिन्यू बने जरूर रहिएगा, जिससे कि यहाँ से आपके साथियों 15 नंबर का प्रश्न क्लियर हो सके, और हूबहू आपको ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। तो साथियों आपका कीमती समय ना लेते हुए हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि आप सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाले अंकों के लिए 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से साथियों आप अपनी ख्वाहिश को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, और अच्छे अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। साथियों ईवीएस का टॉप लेवल का प्रश्न है, तो यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो साथियों इसके ऑप्शंस में आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी में है केरल में, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों असम में। साथियों यदि बात करें केसर की, तो भारत में सर्वाधिक केसर जो उगाया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में उगाया जाता है। कहाँ साथियों?
जम्मू कश्मीर। और आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा कि जम्मू कश्मीर दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 17, जिसमें कि आपसे पूछा गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है। आकर्षण कौन सा प्राणी है। साथियों यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गेंडा, ऑप्शन नंबर सी में है बाघ और ऑप्शन नंबर डी में है साथियों भालू। यदि बात करें असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो यह साथियों गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों गेंडा से संबंधित प्रश्न आपके ईवीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, जिसमें कि आपसे पूछा गया है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में है केरल, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। साथियों यदि बात करें शांत घाटी की, तो यह केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में साथियों। केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 18 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19 को देखने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा फीडबैक के रूप में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा गया है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में कहाँ स्थित है। साथियों यहाँ आपको बता दें कि शोध संस्थान क्या होता है। साथियों जहाँ पर वैज्ञानिक रिसर्च के लिए जाते हैं, किसके लिए जाते हैं साथियों। रिसर्च के लिए जाते हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो साथियों दो नाम हैं, इन जगहों पर भारत के वैज्ञानिक जो होते हैं साथियों, इसरो के वैज्ञानिक और बड़े बड़े वैज्ञानिक जो होते हैं साथियों, जाते हैं परीक्षण करने। तो यह जो है किस महाद्वीप में है आपसे पूछा गया है। उसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में है यूरोप, ऑप्शन नंबर सी में अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी में साथियों अंटार्कटिका। साथियों सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है साथियों। 7 महाद्वीप हैं। उसमें से यदि सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया हो जाएगा। और साथियों वही सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों। और एशिया महादेश साथियों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से सबसे आगे है। ठीक है साथियों। आपसे एक यहाँ प्रश्न पूछा जाता है साथियों, इस महाद्वीपों से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसका कि जवाब आपको कमेंट में देना है साथियों कि एशिया महादेश में स्थित सबसे ऊंची पर्वतमाला का नाम क्या है। सबसे ऊंची साथियों पर्वतमाला का नाम क्या है जो कि एशिया महादेश में स्थित है, और कौन सी पर्वतमाला है साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है। तो साथियों साथ ही साथ चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था कि शोध संस्थान मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो ऑप्शंस भी आप देख लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अंटार्कटिका। क्या उत्तर हो जाएगा साथियों अंटार्कटिका जो है। 2 शोधकर्ता है हमारे साथियों, एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ठीक है साथियों। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। और साथियों जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि साथियों एशिया में स्थित सबसे ऊंचे पर्वतमाला का नाम क्या है, इसका जवाब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 20, जिसमें कि आपसे पूछा गया है शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। किन उत्तरों का साथियों, किन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। तो इसके लिए साथियों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बच्चों को बता दें कि वह गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहे। साथियों यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, हमारी बातों को गौरपूर्वक सुनना है। साथियों यहाँ पे परिभाषा जो है, बच्चों को कभी भी परिभाषाओं के माध्यम से सीखने पे जोर नहीं देना है। और ना ही साथियों यहाँ पे एक शब्द और आपका नेगेटिव हो जाता है कि याद करवाना है। बच्चों को साथियों जबरदस्ती कभी भी याद नहीं करवाना है। ठीक है साथियों। तो यह आपका गलत हो जाएगा पूर्ण रूप से। यदि सही उत्तर की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ करना। यह साथियों आपका एक शिक्षक के नाते उद्देश्य होना चाहिए। और साथियों कक्षा कक्ष में आपको यही अपनाना है ताकि बच्चे साथियों बिना डिप्रेशन में जाए, बिना तनाव में जाके साथियों उच्चतम श्रेणी की शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है साथियों। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21वां नंबर प्रश्न को देखें साथियों, उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। यदि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और दिसंबर में होने वाले एग्जाम में साथियों
बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में साथियों जो अब तक के पूछे गए क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे। साथ ही साथ वे सारे संभावित प्रश्न साथियों, वे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, सभी कुछ आपको काफ़ी कम फी में, बचे हुए टाइम को देखते हुए साथियों काफ़ी कम फी में, केवल 49 रुपीज़ में साथियों, केवल 49 रुपये में आपको दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके साथियों, चाहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले लें। उसके बाद साथियों पेमेंट करके आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सभी कुछ साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सहित टॉपिक वाइज थ्योरी और सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों जो आपके एग्जाम के लिए खासकर बनाई गई है, सभी कुछ आपको दिए जाएंगे। तो केवल 49 रुपीज़ में इसे लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके साथियों जानकारी अवश्य ले ले। तो हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। 21वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गर्म जल के झरने, उसके बाद डैश है साथियों, से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्या बनते हैं साथियों? या खाली स्थान पे उचित शब्द का चयन करना है, जिसमें साथियों कौन से शब्द रह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में है सौर ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी में है ज्वारीय ऊर्जा। साथियों यहाँ पे खाली स्थान में दिए गए ऑप्शंस में से तो साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात भूतापीय ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे खाली स्थान पे साथियों क्या आएगा? भूतापीय ऊर्जा। अब प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ ले आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गर्म जल के झरने भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है साथियों, भूतापीय ऊर्जा प्रश्न संख्या 21 का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 21, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? निम्नलिखित में कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्तराखंड राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी में है हिमाचल प्रदेश पंजाब और ऑप्शन नंबर डी में साथियों हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश। साथियों यदि बात करें जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्यों की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आप साथियों सभी प्रश्नों को कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और साथियों अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम को दे और साथ ही साथ अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई कर सके। तो साथियों आप कमेंट करके जरूर चलिए, ताकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चले। तो प्रश्न संख्या 22 के यदि सही उत्तर की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है, यह जो है साथियों जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य के रूप में है। तो इस प्रकार से साथियों हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य के रूप में प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 23, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न या डिजाइन, उसके बाद आपको ऑप्शन में दिया गया है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। साथियों पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न रहने का मुख्य कारण है उनकी त्वचा पर बालों का कारण। ठीक है साथियों, उनकी त्वचा पर बालों का कारण, यही एक मेन कारण है साथियों, मुख्य कारण है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जो है पशु पक्षी पैटर्न वाले होते हैं। जिस प्रकार से आपने जेब्रा को देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा साथियों, इनके जो शरीर पर बनावट होती है साथियों, इनकी जो पैटर्न होती है अलग अलग होती है। तो साथियों इसका जो उचित कारण होगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, 25 वर्षों से रह रहे हैं कम से कम। ठीक है साथियों, उसके बाद है उनका उस जंगल भूमि और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ठीक है साथियों, क्या बोला गया है कि जो भी व्यक्ति 25 वर्ष से अधिक समय तक किसी जंगल में रह रहा है साथियों, या उससे अधिक समय तक रह रहा है, तो उसमें पैदा होने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं पर साथियों जनादेश किसके द्वारा दिया जाएगा साथियों? यह जो है अधिकार किस में बताया गया था? आदिवासी हो या कोई भी व्यक्ति हो साथियों, 25 वर्षों से अधिक समय तक किसी जंगल में निवास करते हो, वहाँ के आसपास की देखभाल करते हो साथियों, जंगल की सुरक्षा करती हो, तो वहाँ पर उत्पादन होने वाली सभी वस्तुओं पर उसका अधिकार होगा। यह साथियों यह अधिकार किस अधिनियम द्वारा उनको दिया गया था? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भूमि अधिग्रहण अधिकार 1894,
ऑप्शन नंबर बी में दिया गया साथियों संविधान आदेश अधिनियम 2012। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया साथियों भारतीय जंगल अधिनियम 1927 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों जंगल अधिकार अधिनियम 2007। साथियों प्रश्न संख्या 24 के यदि सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी साथियों जिसमें क्या कहा गया है साथियों, जिसमें आपसे कहा गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में यह घोषणा की गई थी, यह अधिकार दिया गया साथियों कि जो भी जंगल के आसपास रहने वाले 25 वर्षों से अधिक के व्यक्ति है उनको साथियों अधिकार होगा कि उससे उत्पन्न होने वाली चीजों पर उसका अधिकार हो। तो आशा करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 को देखें उससे पहले एक बार आपको पुनः बता दें, यदि आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों टॉपिक बाय थ्योरी और साथ ही साथ साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, सभी कुछ काफ़ी कम फी में साथियों, ताकि इसे सब कोई खरीद सके और अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके साथियों। बचे हुए टाइम को देखते हुए साथियों केवल 49 रुपीज़ में ये सारे प्रश्न, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की, ठीक है साथियों, कंप्लीट टॉपिक बाय थ्योरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, साथ ही साथ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे साथियों आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए वो बनाई गई है। तो उसके लिए साथियों आपको नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है। उसके बाद साथियों केवल और केवल 49 रुपीज़ में चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सभी कुछ साथियों आपको डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे, जिससे कि साथियों आप बचे हुए टाइम में अच्छे से तैयारी करके अपने एग्जाम में 120 प्लस अंकों के साथ साथियों 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो साथियों नीचे दिए गए नंबर से संपर्क अवश्य कर ले। चलते हैं उसके बाद 25वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो साथियों प्रश्न संख्या 25 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। साथियों यह ईवीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ईवीएस का साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फाख्ता, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शकरखोड़ा, ऑप्शन नंबर सी में साथियों बया और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कलचिरी। तो साथियों यदि बात करें कैक्टस पौधों के बीच अपना घोंसला, इनमें दिए गए ऑप्शंस में साथियों कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो 25वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पे फाख्ता, अर्थात साथियों ऑप्शन नंबर ए फाख्ता साथियों एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधे कांटेदार पौधे होते हैं साथियों उसके बीच अपना घोंसला बनाता है अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। तो यहाँ पे फाख्ता आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा गया है एक जानवर भालू जैसा दिखता है, कैसा दिखता है साथियों, भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे पेड़ों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है। साथियों कैसे सोता है, तो उल्टा लटक कर सोता है, सीधा नहीं। और साथियों लगभग 40 वर्षों तक जीवन व्यतीत करता है, 40 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत करता है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है लंगूर की गई है, चिंपैंजी की गई है, स्लोथ की गई है या पांडा की गई है। तो साथियों आपने कभी भी पांडा को क्या उल्टा लटक के सोते हुए देखा है, तो साथियों कभी भी ऐसा नहीं होता है। लंगूर, चिंपैंजी, स्लोथ, साथियों यदि इनमें से सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों स्लोथ आपका बेस्ट उत्तर हो जाएगा साथियों, परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्लोथ एक ऐसा जीव है साथियों जो भालू जैसा दिखता है, कैसा दिखता है साथियों, भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह साथियों दिन के 17 घंटे से अधिक समय तक पैरों पर उल्टा लटक कर सोता है और इसका पूरा जीवन काल जो होता है साथियों 40 वर्षों का होता है। साथ ही साथ साथियों आपको एक पॉइंट और बता दें कि यह एक अच्छा तैराक भी होता है, यह एक अच्छा क्या होता है, तैराक भी होता है। तो ये भी आपको प्लस पॉइंट के रूप में याद रखनी है। तो साथियों आशा करते हैं स्लोथ से संबंधित इतने बातों को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एक प्रश्न आपको कमेंट के लिए पूछा जाता है साथियों कि हाथी साथियों जो आपके ईवीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, हाथी साथियों एक दिन में कितना पत्ता एवं झाड़ियाँ खा जाता है, कितना पत्ता एवं झाड़ियाँ खा जाता है साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में साथियों महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी में है बिहार। साथियों यहाँ यदि बात करें वर्ली की
तो साथियों वर्ली क्या है, एक पारंपरिक कला है साथियों, क्या है, कला है। ठीक है, यह कहाँ पर होता है, यह किस स्थान का नाम है साथियों, यदि बात करें उसकी तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका महाराष्ट्र का एक स्थान है साथियों वर्ली। ठीक है साथियों, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और वर्ली एक पारंपरिक कला है। तो साथियों यह भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 28, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किसी की सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाता है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके सीटेट के एग्जाम में साथियों। ईवीएस से ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो साथियों टॉपिक के प्रश्न होते हैं, ऐसे ही प्रश्न होते हैं, कॉन्सेप्ट फैक्चुअल प्रश्न साथियों ऐसे ही होते हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ ले। साथियों कौन सा जानवर है, यहाँ ऑप्शन में जानवर ही दिया गया है, तो हम लोग किसी और जीव का नाम नहीं लेंगे। साथियों कौन सा जानवर है जो कि साथियों पत्ते जो गिरते हैं पेड़ पौधे से, पत्ते जो गिरते हैं साथियों घास पर, जंगलों पर, उसकी ध्वनि और साथियों जानवरों के चलने की ध्वनि में अंतर कर पाया जाता है। इतनी तेज ध्वनि किसकी होती है साथियों, किस जानवर की होती है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है बाघ, ऑप्शन नंबर बी में है गिद्ध, ऑप्शन नंबर सी में साथियों रेशम का कीड़ा, और ऑप्शन नंबर डी में साथियों कुत्ता। साथियों यहाँ पे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का यदि सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका बाघ साथियों सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है साथियों, तो इसे भी आप जान लीजिए कि बाघ है। आशा करते हैं कि सभी को ये चीज जानकारी होगी ही। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 29, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंग को पार करता है। यह सुरंग किस घाटी के पर्वत में है, तो ऑप्शन में है साथियों विंध्याचल, ऑप्शन नंबर बी में है अरावली, ऑप्शन नंबर सी में है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी में है पूर्वी घाट। साथियों यहाँ पे यदि बात करें कि अहमदाबाद और केरल के बीच जो घाटी पड़ता है साथियों, कौन सी घाटी पड़ती है, प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या होगा साथियों, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, पश्चिमी घाटी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी प्रश्न संख्या 29 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, सीडी पर कोई है अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। कथन क्या क्या दिए गए हैं, ए नंबर में दिया गया साथियों वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। साथियों यह बावड़ी और सीडी से संबंधित प्रश्नों का जिक्र हो रहा है, तो वह क्या है, जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी में है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों से होता है। और ऑप्शन नंबर डी में साथियों इनमें केवल दूषित जल होता है। साथियों यह जो बातें हुई है राजस्थान से संबंधित हुई है। साथियों राजस्थान में सीडी और बावड़ी से संबंधित साथियों ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर जल के संरक्षण के उपाय जुटाए जाते हैं। ठीक है साथियों, जल को व्यवस्थित तरीके से रखने के और भविष्य में साथियों इसके अच्छे से इस्तेमाल के लिए उसको रखा जाता है। तो इसमें जो कहा गया है साथियों वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है साथियों। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में जो कही गई है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है साथियों। भविष्य में उसका प्रयोग होता है साथियों, जब भी जरूरत होती है सामुदायिक रूप से उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया साथियों, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्य में होता है। तो साथियों आपका राजस्थान जो है वर्षा रहित राज्य के रूप में ही है, उसी के श्रेणी में आता है साथियों। तो यहाँ पे जो होगा साथियों ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करेंगे कि यह भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और साथियों एक बात और बता दें, यदि आपने अभी भी साथियों कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज थ्योरी और सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं लिए हैं तो साथियों नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट करके अवश्य ले लें। काफी कम फी में केवल 49 रुपीज में आपको सभी कुछ दिए जाएंगे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। उसके अलावा साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे साथियों इसी तरह के प्रश्नों के साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 के लिए साथियों सीटेट में होने वाले एग्जाम दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे।
तो साथियों आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे और आप 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे अवश्य जुड़ जाइए। और साथियों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो के प्रारंभ में ही साथियों आपके साथीगण भी इस वीडियो से जुड़कर इन सारे प्रश्नों को लाभ उठा सकें। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 1, जिसमें कि आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। ठीक है साथियों, जितना मनुष्य देख सकता है उसे 4 गुना साथियों ज़्यादा तेज देख सकता है और उसे 4 गुना दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो इसके ऑप्शन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है साथियों मधुमक्खी, मच्छर, तितली। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों बाघ, तेंदुआ, सांड। ऑप्शन नंबर सी में है साथियों सांप, रेशम कीट, छिपकली। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है साथियों चील, गरुड़ और गिद्ध। साथियों यदि प्रश्न संख्या 1 के उचित उत्तर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ और गिद्ध साथियों प्रश्न संख्या 1 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें साथियों चील, गरुड़ और गिद्ध जो है इनकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा तेज होती है और मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरे के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए खेती करने के लिए विवरण को पढ़िए और इस ढंग की खेती को पहचानिए। साथियों इस विवरण को पढ़ के आपको उचित ऑप्शंस का चयन करना है। तो सबसे पहले साथियों आप विवरण पढ़ लें और इसे समझ लें। ठीक है साथियों, उसके बाद इसके ऑप्शंस को देखें। तो विवरण में कहा गया है एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ उग आते हैं उन्हें उखाड़ दिया जाता है और काट कर जला दिया जाता है और राख भूमि को उर्वरक बनाती है और भूमि को यहाँ पर जोता नहीं जाता, हल्का सा खोद कर छिड़काव कर दिया जाता है। तो साथियों ये किस फसल के बारे में चर्चा कर रही है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सिंचाई खेती, ऑप्शन नंबर बी में है सहकारी खेती, ऑप्शन नंबर सी है साथियों झूम खेती और ऑप्शन नंबर डी में है सीढ़ी नुमा खेती। साथियों एक ऐसे खेती ऐसा प्रकार का खेती जिसमें क्या होता है साथियों प्राचीन समय में जो आदिवासी लोग होते थे साथियों वहाँ के जंगल को साफ सफाई करके वहाँ के झाड़ियों को साफ करके खेती योग्य बनाते थे। और साथियों जब तक कि भूमि का उर्वरक क्षमता बना रहता था तब तक वे साथियों इस भूमि पे खेती करते थे और जब इस भूमि का उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाता था तो पुनः वह प्रवास करके वे सब क्या हो जाते थे साथियों प्रवास करके दूसरे जगह पर यही विधि अपनाते थे। फिर साथियों वर्षों बाद 6 महीने बाद इसी जगह पे आते थे और पुनः साथियों इस जगह की उर्वरक क्षमता बरकरार रहती थी। तो इस प्रकार की साथियों खेती को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो झूम खेती के नाम से जानते हैं। किस खेती के नाम से साथियों? झूम खेती के नाम से जानते हैं। इसका एक उपनाम साथियों स्थानांतरण खेती भी है, क्योंकि साथियों वे लोग एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह पे जाते थे और वही प्रोसेस अपनाते थे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात झूम खेती। कभी कभी आपके ऑप्शंस में स्थानांतरण खेती भी रहेगा। तो साथियों एक ही बात है, आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जिसमें कि आपसे पूछा गया है जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है और सांप उसकी धुनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। तो साथियों यदि आप सांप का खेल देखे होंगे, सपेरे को सांप नचाते हुए देखे होंगे तो यह हरकतें एक गतिविधि आप जरूर देखे होंगे। उसके आगे आपको पूछा गया है साथियों आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो साथियों सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये बात जान लीजिए कि साथियों सांप में जो होती है कान नहीं होती है, तो इसीलिए आपको ये प्रश्न के तौर पर पूछा गया है। जब सांप के कान नहीं होते अर्थात वो सुन नहीं सकता, तो ध्वनि की आवाज़ सुनकर साथियों बीन की आवाज़ सुनकर सपेरे को देखकर साथियों उसकी ध्वनि से अपने सिर को इधर उधर कैसे कर पाने में सक्षम होता है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों उसके वाद्य यंत्र की गति को देखकर, ऑप्शन नंबर बी है साथियों उसे वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, और ऑप्शन नंबर सी है साथियों वाद्य यंत्र को सूंघकर,
और ऑप्शन नंबर डी है साथियों वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो साथियों कैसे सुनेगा, जब सांप के कान ही नहीं होते हैं और सूंघ के भी नहीं साथियों, बगल में जाके सूंघता तो नहीं है, दूर से ही साथियों प्रतिक्रिया करने लगता है। तो यह जो होती है साथियों, यह जो होती है उसे वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति साथियों अनुक्रिया करके वह इस प्रकार की गतिविधि करती है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न संख्या तीसरा का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जिसमें कि आपसे पूछा गया है परिवार 1/3 होता है, उसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं, यह कथन। तो साथियों ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। साथियों सभी भारतीय परिवार क्या इसी प्रकार के होते हैं? नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो साथियों यह स्पष्ट करने की क्या जरूरत है कि बच्चे जैविक होते हैं, उसमें जीभ नहीं होती है? तो साथियों ये बिल्कुल जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो साथियों यदि प्रश्न संख्या 4 के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थात साथियों वैसा परिवार जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, वह एक भारतीय समाज में आदर्श परिवार का उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 4 को देखने के बाद आपका 5वां नंबर प्रश्न है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। साथियों भोजन को जो पचाता है तो वह क्या होता है हमारे पेट में, हमारे आमाशय में? तो क्षारीय होता है, उभयदर्शी होता है, उदासीन होता है या फिर अम्लीय होता है। तो इतना बेसिक जानकारी साथियों आपका होना चाहिए कि हमारे पेट में जो होता है आमाशय रस के रूप में वह कैसी होती है? वह अम्लीय होती है साथियों। कैसी होती है? अम्लीय होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि यह भी समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और साथियों वीडियो में उपलब्ध सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है पसंद आ रही है साथियों, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रतिक्रिया हो साथियों, कोई भी डाउट्स हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में साथियों आपसे पूछा गया है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? साथियों तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है जाति, ऑप्शन नंबर बी में है लिंग, ऑप्शन नंबर सी में है गरीबी और ऑप्शन नंबर डी में है धर्म। साथियों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके जरूर देना है कि भारत में असमानता का मुख्य कारण आप किसे मानते हैं। इसका जवाब आप पे छोड़ते हैं, इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो हम लोग आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखने से पहले साथियों आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। यदि आप सीटेट के एग्जाम में बैठने वाले हैं, सीटेट के दिसंबर वाले एग्जाम में साथियों आप बैठने वाले हैं और 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बचे हुए समय में साथियों कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थ्योरी बाई टॉपिक साथियों, थ्योरी बाई टॉपिक सभी सब्जेक्ट के, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 के। उसके अलावा साथियों आपके एग्जाम को देखते हुए और आपके कम समय को देखते हुए साथियों आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए हैं। अर्थात साथियों वे इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए साथियों सेलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह हमारे द्वारा बनाई गई है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, टॉपिक बाय थ्योरी और साथियों संभावित अर्थात सेलेक्टेड क्वेश्चन सभी कुछ आपको केवल 49 रुपीज़ में साथियों दिया जाएगा, केवल 49 रुपये में साथियों आपको दिया जाएगा। उसके लिए नीचे दिए गए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है साथियों। उसके बाद केवल 49 रुपीज़ में साथियों आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा, काफ़ी होगा साथियों, वो सारा कुछ दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी लेने के बाद केवल और केवल 49 रुपये में इन संभावित प्रश्नों को जरूर लेंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न और टॉपिक वाइज थ्योरी भी दिए जाएंगे साथियों। तो हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में किन पर ध्यान रखेंगे? तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में आपको क्या पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप निर्माण करते हुए आप निम्न दिए गए विचारों में किस में
अधिक ध्यान रखेंगे या किस में ध्यान रखेंगे या फिर किस में ध्यान साथियों नहीं रखेंगे। तो इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला में है साथियों बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर दूसरे में साथियों लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगना। ऑप्शन नंबर तीसरे में साथियों इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इस पे ध्यान देंगे आप। और साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। साथियों यदि आप इस प्रश्न को स्वयं भी हल करना चाहेंगे, जैसे कि आप जानते भी हैं साथियों कि सीटेट वाले एग्जाम में पूर्णतः आपके इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, चाहे सीडीपी के हो, मैथ पेडागोजी के हो, हिंदी पेडागोजी के हो या ईवीएस के हो, या फिर साथियों आप पेपर 2 की तैयारी करते हो। सभी प्रश्न आपके समझ पर, आपकी बुद्धि पर आधारित रहेंगी। तो साथियों यह प्रश्न का जवाब आप खुद भी दे सकते हैं। आपको उन विषयों पे ध्यान देना है साथियों जो साथियों बिना भेदभाव किए सभी को रुचिकर लगे। तो यहाँ पे चौथा नंबर तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर किस ऑप्शन पे है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पे साथियों बी नंबर ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए कि लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगना। ठीक है साथियों, समान रूप से भी रुचिकर लगना जरूरी है। तो दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा। अर्थात साथियों यहाँ पे दूसरा नंबर कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। तो साथियों आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, आगे देखने की हमें जरूरत भी नहीं है, जिससे कि आपका समय बचे साथियों। प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना। तो साथियों बिल्कुल बच्चों की रुचियों को ध्यान में रख के ही तो आपको सभी कुछ करना है। आपके जितने भी प्रोसेस होंगे साथियों उसमें केंद्र में जो रहेगा बच्चा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा साथियों स्टूडेंट रहेंगे, बच्चे रहेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा। एक नंबर भी आपका सही है, उसके बाद दूसरा नंबर भी सही है साथियों, और लास्ट नंबर अर्थात चौथा नंबर भी सही है। इस प्रकार से सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 8 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर वह कौन सा है। साथियों आपके 3 ऑप्शन तो यहाँ पे सही रहेंगे, 3 ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। और 3 ऑप्शंस की अपेक्षा एक जो रहेगा साथियों वो नेगेटिव रहेगा, तो वो आपको चुनना है और यही आपको प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साथियों प्रोद्योगिकी के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है साथियों बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया साथियों समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं। तो साथियों एक ऑप्शन जो आपका गलत है वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना होगा तो साथियों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अंक उपलब्धि जो कि साथियों एक नेगेटिव टैगवर्ड के रूप में आपके सीटेट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। कभी भी साथियों बच्चों को अंक उपलब्धि से संबंधित बातों को नहीं साझा करना है। उन्हें साथियों कभी भी इस उद्देश्य के लिए नहीं पढ़ाना है कि वो बच्चे टॉपर आए और साथियों बेहतरीन अंक लाए, बल्कि उन्हें एक अच्छे नागरिक के नाते साथियों उनकी गतिविधियों के अनुसार सिखाया जाए। अंक प्राप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए साथियों, आपका गाइडलाइंस जो होने चाहिए अंक प्राप्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 9 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। साथियों सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए साथियों सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपकरण की आपको चर्चा करनी है। तो क्या होगा साथियों? तो निर्धारित मापनीय होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दत्त कार्य होगा अर्थात होमवर्क होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों कागज पेंसिल परीक्षण होगा। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथियों मौखिक परीक्षण होगा। यहाँ साथियों प्रश्न संख्या 9 की यदि सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात निर्धारण मापनीय यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 10, जिसमें कि आपसे पूछा गया है नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। कैसे विचार साथियों? सहजानुभूत बच्चों के विचार दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। साथियों तो देख लीजिए कौन कौन से विचार हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है
घास पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है कुछ सब्जियां फल होती है। ऑप्शन नंबर सी है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों गाजर और बंदा गोभी जो होती है पौधे नहीं होती है। साथियों यहाँ पे यदि सही विचार की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में यदि आप गौरपूर्वक देख रहे हैं तो आपको यह कथन बिल्कुल सही लग रहा होगा कि कुछ सब्जियां फल होती है। तो बिल्कुल सही बात है साथियों, कुछ सब्जियां क्या होती है, फल होती है। उदाहरण के रूप में आप गाजर ले लीजिए। गाजर को उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। गाजर एक क्या है साथियों, फल के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है और सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। तो साथियों आपका यहाँ पे गाजर के उदाहरण के सहित ऑप्शन नंबर बी का प्रूफ भी हो जाता है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से सही विचार जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कुछ सब्जियां फल होती है। अर्थात साथियों 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और सीटेट के एग्जाम के लिए सारे पीडीएफ साथियों, नोट्स, क्लास के पीडीएफ और साथियों संपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी बाय क्लासेस लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अवश्य संपर्क कर ले, व्हाट्सएप कर ले या फिर कॉल करके जानकारी ले ले। साथियों 11वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वह जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में कौन सा कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। साथियों यहाँ पे नेगेटिव पे आपको विशेष ध्यान रखना है। सीटेट के एग्जाम में अधिकतर बच्चा जो परेशान रहते हैं या नहीं से रहते हैं, तो इसे साथियों आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके ऑप्शन से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी में है चर्चा, ऑप्शन नंबर सी में है प्रश्न पूछना और ऑप्शन नंबर डी में है अभिव्यक्ति। साथियों यहाँ पे सही उत्तर की यदि बात करें, सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका प्रयोग। अर्थात यदि आप उन बुजुर्गों से प्रश्न पूछेंगे कि आप जब थे उन्हें साथियों उन पौधों को साथियों अब निकालने की संभावना हो तो ये कैसे प्रयोग हो सकता है साथियों, इसका प्रयोग तो संभव नहीं है। तो यही आपका यहाँ पे सही उत्तर के रूप में नेगेटिव टैग वर्ड का नेगेटिव उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 12, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहती है। ठीक है साथियों, शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है तो साथियों क्या नहीं है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है बच्चों को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझा देना। ऑप्शन नंबर बी में है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सी में है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। और ऑप्शन नंबर डी में साथियों बच्चों को सृजनशीलता का विकास करना। साथियों यदि प्रश्न संख्या 12 के सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में जानकारी लेना प्रश्न संख्या 12 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 13, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। उसके बाद साथियों नीचे क्वेश्चन दिया गया है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, मैंने योजना का अनुकरण किया, अच्छा किया। उसके बाद सी में है, मेरी शक्तियाँ क्या थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में साथियों, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। और उसके बाद आपको प्रश्न के रूप में पूछा गया है, ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साथियों फिर आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया है, शिक्षकों का स्व आकलन। ऑप्शन नंबर बी में है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ऑप्शन नंबर सी में साथियों शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। और ऑप्शन नंबर डी में साथियों बच्चों का स्व आकलन। साथियों यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 की यदि उचित उत्तर की बात करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साथियों बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। ठीक है साथियों, आप प्रश्न पढ़ के इसे भी अच्छे से समझ सकते थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 14, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा तो क्या है साथियों। इसके लिए आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए।
तो साथियों कठिन करनी है आपको कभी भी नहीं। पर्यावरण अध्ययन की जो पुस्तक होती है साथियों, ये छोटे बच्चों के लिए होती है। तो कभी भी तो साथियों छोटे बच्चों के लिए या चाहे बड़े भी बच्चे क्यों ना हो, उनके लिए पाठ्य पुस्तक की भाषा को कठिन तो करना कभी भी ये उचित नहीं है साथियों। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में है साथियों, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। और साथियों सी में है, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। डी में दिया गया साथियों, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा समृद्ध होनी चाहिए। साथियों यहाँ पे प्रश्न संख्या 14 के यदि सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा समृद्ध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए साथियों? समृद्ध होनी चाहिए। यह पर्यावरण पाठ्य पुस्तक की प्रयुक्त भाषा होगी। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। आज के अंतिम नंबर प्रश्न को देख के उससे पहले साथियों अपनी बातों को एक बार पुनः दोहरा दे। यदि आप सीटेट दिसंबर के एग्जाम में साथियों बैठने वाले हैं और 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों जो आपके सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। और साथियों सभी टॉपिक वाइज थ्योरी केवल आपको 50 रुपये में, केवल आपको साथियों 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है। तो साथियों चलिए 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। साथियों वही पक्षियों को साथियों बच्चों को गतिविधि के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, जो पक्षियाँ घरों में नहीं रहते हैं और बच्चों से साथियों उन पेपरों पर, उन कागजों पर साथियों चित्र पे रंग भरवाया जा रहा है। तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया साथियों, आपके ऑप्शन नंबर ए में है सृजनात्मकता का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी में है साथियों अवलोकन का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी में है साथियों वर्गीकरण कौशल का विकास करना। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों डेटा संग्रह का विकास करना। साथियों यहाँ पे आपका डेटा संग्रह की चर्चा तो नहीं हुई है, डेटा चर्चा की संग्रह नहीं हुई साथियों, चित्र दिया गया है और बच्चों से भरवाई जा रही है। तो साथियों इससे क्या होगा कि बच्चे अपने मन में चित्र से संबंधित 10 गो विचार लाएंगे और उससे संबंधित कल्पनाएं करेंगे। तो सृजनात्मकता का विकास होगा और साथियों अवलोकन भी करेंगे, चित्र को भरते हुए पक्षियों से संबंधित बातों को अवलोकन भी करेंगे। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। और साथियों अलग अलग बांट के कि यह होता तो क्या होता, यह नहीं होता तो क्या होता, उसके माध्यम से भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका ए बी और सी किस ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आशा करेंगे कि आज का जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और साथियों आपके एग्जाम में यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उसे छोड़ के नहीं आइएगा। 120 प्लस अंकों के साथ साथियों सभी छात्रों का अंक आए, हमारे चैनल से पढ़ने वाले सभी छात्र साथियों अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करें। जो भी मेहनत करे साथियों किसी भी चैनल से हो। और साथियों आपको एक बार फिर से बता दें, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन साथियों और टॉपिक वाइज थ्योरी के लिए केवल 49 रुपये साथियों काफ़ी मिनिमम फी में आपको दिए जाएंगे सभी कुछ। चाहे साथियों आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2, सभी सब्जेक्ट के साथियों आपको पीडीएफ नोट्स और साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस का संग्रह दिया जाएगा केवल 49 रुपीज़ में। उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर कीजिए। तो हम लोग मिलेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख राज्यों के भोजन के तरीके एवं साथियों उस राज्य के महत्वपूर्ण पेड़ पौधे जिनसे कि राज्य के लोग अच्छे से भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और साथियों यह टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न काफ़ी अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता दें साथियों कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट है और किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लें कि आपके एग्जाम में आपसे ईवीएस के चैप्टर में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न है साथियों, नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? इस प्रकार के प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों हम लोग इस प्रकार से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके ईवीएस में पूछे जाते हैं भोजन से रिलेटेड साथियों और राज्यों से रिलेटेड सभी को आज कवर करने वाले हैं।
यदि साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अन्यथा वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए साथियों। जैसे ही वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों चलते हैं प्रमुख राज्य और उसके भोजन की ओर। पहले नंबर पे है साथियों, पकाने के तरीके कौन कौन से होते हैं। मेथड ऑफ कुकिंग, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं साथियों पकाने के। तो हम लोग पकाने के मुख्यतः 4 तरीकों को अपना सकते हैं। एक भूनकर, दूसरा उबालकर, तीसरा तलकर और चौथा साथियों सेक कर। यदि आप किसी अन्य प्रकार से भी भोजन को पकाते हैं साथियों तो उसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप अपने क्षेत्र में या साथियों अपने तरीके से किस प्रकार से भोजन को पकाते हैं। तो यहाँ 4 प्रमुख विधियाँ बताई गई है। उसके बाद साथियों राज्य और भोजन में आपका पहले नंबर पर दिया गया है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में साथियों कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। ठीक है साथियों, यहाँ आपको साथियों पूछी जा सकती है कि कचनार के फूलों की सब्जी निम्न में किस राज्य के लोगों द्वारा खाई जाती है। तो आपको साथियों याद रखना है कि उत्तर प्रदेश। और कचनार साथियों इस प्रकार से होता है, कुछ आप देख भी सकते हैं, चित्र में देख कर आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर दिया गया साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो होता है साथियों, महाराष्ट्र के जो व्यक्ति होते हैं सहजन के फूल के पकोड़े खाते हैं। ठीक है साथियों, तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ईवीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। यदि आप सीटेट एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथियों फीडबैक के रूप में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। यदि आपके साथीगण भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को उन तक भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी साथियों अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। उसके बाद साथियों तीसरे नंबर पे है असम। असम राज्य से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं साथियों। तो असम के लिए साथियों इम्पोर्टेंट है कि बोरा असम में खाए जाने वाला चावल की एक किस्म है। बोरा साथियों एक चावल का प्रकार है और बिहू त्योहार प्रसिद्ध असम का त्योहार है साथियों। यह एक क्या है, लोक नृत्य है। असम का लोक नृत्य से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं तो आपको बिहू देखने को अवश्य मिलता होगा। ठीक है साथियों, क्योंकि बिहू जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है साथियों, तो असम राज्य का है। और बोरा से संबंधित प्रश्न आते हैं। बोरा एक चावल का किस्म है साथियों जो असम के व्यक्तियों द्वारा, असम के लोगों द्वारा, ठीक है साथियों, खाई जाती है। चौथे नंबर पे है साथियों गोवा तथा कश्मीर। गोवा तथा कश्मीर में साथियों दोनों ही सम्मिलित रूप से आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे जान ले आप कि गोवा तथा कश्मीर में मछली को नारियल के तेल में तथा सरसों के तेल में पकाया जाता है। साथियों आप यहाँ जान लें कि गोवा में जो मछली है नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं लोग, वही कश्मीर में साथियों सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। ईवीएस के सब्जेक्ट में साथियों यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं कि कहाँ के लोग साथियों मछली को जो है किससे, नारियल के तेल में भूनकर खाते हैं। तो आपका गोवा सही उत्तर हो जाएगा। वही साथियों सरसों के तेल के लिए आपका कश्मीर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। साथियों अगला नंबर है पाँचवा नंबर। पाँचवें नंबर में गुजरात दिया गया है साथियों। गुजरात की एक अलग प्रकार की विशेषता है। गुजरात के प्रमुख खाद्य डोलना चटनी मिठाई है। डोलना चटनी और क्या है साथियों, मिठाई। चित्र में आप देख के समझ सकते हैं। उसके अलावा साथियों वलसाड स्टेशन गुजरात में है। वलसाड जो स्टेशन है साथियों यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि साथियों 1 to 5 जो आपके क्लास के एनसीईआरटी है उससे संबंधित सारे प्रश्न आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से आपके सक्षम प्रस्तुत की गई है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, वीडियो छोटा हो या बड़ा हो, यह नोट जो है साथियों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी साथियों 1 से 5 क्लास की एनसीईआरटी किताब को साथियों सेलेक्ट करके यहाँ आपके लिए प्रस्तुत की गई है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से रट जरूर लें, समझ जरूर लें ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। उसके आगे है साथियों यहाँ बटाटा बड़ा पूरी सांग मशहूर है। बटाटा बड़ा और पूरी साग जो है साथियों मशहूर है। कहाँ पे, तो आपके गुजरात राज्य में। तो साथियों यह भी इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पे तो हम लोग साथियों केरल को देखें उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप सीटेट दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं साथियों और क्वालिफाइंग नंबर से अधिक नंबर के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो साथियों आपको हमारे द्वारा कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक बाय थ्योरी और साथ ही साथ साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह
कम से कम फी ओनली 49 रुपीज़ में साथियों केवल और केवल 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। उसके लिए आपको हमारे दिए गए नंबर पर साथियों व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है, ताकि साथियों बचे हुए टाइम पे जो भी आपका टाइम बचा हुआ है उसमें अपने एग्जाम को बेहतरीन कर सके, सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ सके साथियों, और अपने एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो साथियों केवल 49 रुपये में आपको PYQ के क्वेश्चन, टॉपिक वाइज थ्योरी और सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रश्न बनाए गए हैं साथियों। तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी जरूर ले लीजिए। चलते हैं 6 नंबर में, आपको केरल से संबंधित तथ्यों को बता दें। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं साथियों, क्योंकि केरल एक तटीय इलाका है। तटीय इलाका किसे कहते हैं साथियों? जो समुद्र के किनारे बसा होता है। और साथियों समुद्र के किनारे वाले इलाके में जो होते हैं नारियल के पेड़ अधिकांशतः उगते हैं। आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो साथियों केरल में नारियल के पेड़ अधिक उगते हैं और चावल की खेती होती है। केरल में चावल की खेती भी होती है। उसके बाद है साथियों केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। यहाँ के लोग जो होते हैं साथियों केले के जो सब्जी होता है साथियों, केले के जो सब्जी होते हैं, फूल होते हैं, उसकी सब्जी बना के बड़े ही चाव के रूप में खाते हैं। तो केरल से संबंधित इतनी बातों को आपको अच्छे से याद रखनी है। नारियल के पेड़ यहाँ अधिकांशतः उगते हैं। क्यों उगते हैं? क्योंकि एक तटीय इलाका है। ठीक है साथियों। और साथियों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक तरफ समुद्र वाले कुछ राज्यों का चयन करना होता है साथियों, तो उसमें केरल भी हो जाएगा, क्योंकि केरल के एक तरफ क्या है? समुद्र है। तो इस प्रकार से साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर है साथियों केरल से ही संबंधित तथ्य है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इडली, डोसा, टीपियोका प्रसिद्ध है। सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है साथियों आपका टीपियोका, क्योंकि टीपियोका से संबंधित आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न साथियों, इसलिए यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। टीपियोका जो है साथियों केरल का एक प्रमुख भोजन के रूप में वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न में भी साथियों सबसे पहले आपको यही पूछा गया था कि टीपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का लोकप्रिय भोजन है। साथियों यह प्रश्न आपके सक्षम इसलिए भी प्रस्तुत की गई है क्योंकि यहाँ प्रीवियस ईयर का साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? केरल। केरल का लोकप्रिय भोजन है। ठीक है साथियों। तो आशा करेंगे साथियों कि इसे आप लोग अच्छे से समझ जरूर गए होंगे और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। टीपियोका का संबंध किससे है? केरल राज्य से है। चलिए उसके बाद अगले नंबर को देख लेते हैं। तो साथियों 6 नंबर देखने के बाद 7वें नंबर में आपको दिया गया है हांगकांग। साथियों हांगकांग में कुछ विशेषताएं हैं जिसे आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो साथियों हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। कई बार पूछा गया साथियों प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में, यह प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलेंगे। हांगकांग में क्या होता है साथियों, यहाँ के लोग जो होते हैं सांप खाते हैं। क्या खाते हैं साथियों? सांप खाते हैं, अर्थात स्नेक खाते हैं। और साथियों आपको बता दें स्नेक से संबंधित कुछ तथ्य। स्नेक में जो होते हैं साथियों, सांप में जो होते हैं 2 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं, जिसमें क्या होता है? जहर होता है। सांप के खोखले दांतों में साथियों जहर होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है साथियों कि यदि सांप किसी को काट लेता है तो उसकी दवाई भी सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवाई बनाई जाती है। साथ ही साथ साथियों हमारे देश में केवल 4 प्रकार के सांप हैं, ऐसे सांप हैं साथियों जो जहरीले होते हैं। तो आपको साथियों इतने तथ्य को अच्छे से याद रखना है ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। और हांगकांग के लोग साथियों प्रश्न में पूछा जाएगा कि कहाँ के लोग सांप का व्यंजन खाते हैं, जिसमें कि आपको ऑप्शन में दिया रहेगा हांगकांग। तो हांगकांग के लोग साथियों सांप का व्यंजन खाते हैं, अर्थात सांप खाते हैं, और उसे साथियों हांगकांग में लिंग फू फेन कहते हैं। लिंग हु फेन कहते हैं। आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। चलिए उसके बाद अगले नंबर में 8वें नंबर में दिया गया है साथियों, 8वें नंबर में आपको क्या दिया गया है? राजस्थान। तो साथियों राजस्थान से संबंधित तथ्य काफ़ी कुछ आप जानते भी होंगे। थार रेगिस्तान साथियों भारत का और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक है साथियों। और राजस्थान में साथियों पानी को इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे छतों में साथियों क्या बनाई जाती है? ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है जल को संचयन करने के लिए, ताकि वे लंबे समय तक जल का उपयोग कर सके। इन तथ्यों को आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपके 1 से 5 क्लास तक के जो साथियों NCERT के बुक है इन तथ्यों की चर्चा करता है।
ठीक है साथियों। तो साथियों राजस्थान से संबंधित तथ्य क्या है, दाल रोटी और चूरमा। दाल रोटी और चूरमा राजस्थान की प्रमुख क्या है, डिश है, अर्थात भोजन है, दाल रोटी चूरमा। साथियों आपको अच्छे से ये बात रट लेनी है। उसके बाद है साथियों, राजस्थान का कलर जितना ही रिच है साथियों, जहाँ इतना ही टेस्ट भी ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों, तो आशा करेंगे साथियों कि राजस्थान से संबंधित तथ्यों को आप अच्छे से जान गए होंगे। साथ ही साथ साथियों एक बात आपको और भी बता दें कि राजस्थानी ओक एक प्रकार की वृक्ष होती है जो अपने खोखले साथियों तनों के लिए जानी जाती है। राजस्थानी ओक साथियों अपने खोखले तने में जल भर के रखता है। साथ ही साथ कैक्टस पौधा जो साथियों कटीले एक प्रकार के पौधे होते हैं वो भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इतने तथ्यों को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उसके बाद साथियों 9वें नंबर में आपको दिया गया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें, यदि आप साथियों सीटेट दिसंबर 2024 में बैठने वाले हैं और साथियों अपने एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए साथियों आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज थ्योरी साथियों, टॉपिक वाइज थ्योरी और साथ ही साथ साथियों सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे केवल और केवल साथियों बचे हुए टाइम में, केवल और केवल साथियों आपको 49 रुपये में ये सारा कुछ दिए जाएंगे। उसके लिए आपको नीचे दिए गए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अधिक जानकारी ले लेनी है। ठीक है साथियों, जिसके बाद कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन और साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ आपको पीडीएफ दिए जाएंगे ताकि बचे हुए समय में आप अपने एग्जाम को बेहतरीन कर पाए और 120 प्लस अंकों के साथ साथियों अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो साथियों दिए गए नंबर में जुड़ के आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। 9वें नंबर में साथियों उत्तराखंड से संबंधित तथ्यों को हम लोग देख लें, जिसमें कि आपको दिया गया है मंडुआ की रोटी फानू पहाड़ी इलाके में इस पेड़ में खान पान कुछ अलग सा है। ठीक है साथियों, उत्तराखंड में जो है खान पान की जो है साथियों कुछ अलग व्यवस्था है। और उत्तराखंड से संबंधित तथ्य ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों कि उत्तराखंड को फूलों की घाटी, क्या साथियों, फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी के नाम से साथियों फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत की सबसे लंबी नदी साथियों गंगा नदी। यदि आपको इसकी टोटल लंबाई पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ साथियों यदि आपको पता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या है तो उसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। गंगा नदी की लंबाई और साथियों भारत की सबसे चौड़ी नदी, इसी साथियों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपको बता दें भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे साथियों, उत्तराखंड राज्य में है, जो गंगोत्री के नाम से जानी जाती है। ठीक है साथियों, तो साथियों आपको याद रखनी है कि मंडुआ की रोटी और फानू इलाके के लोगों का इस प्रकार के खान पान उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था सी है। ठीक है साथियों, तो उत्तराखंड से रिलेटेड इतने तथ्यों को आप अवश्य याद रखेंगे। चलिए उसके बाद 10वें नंबर में है साथियों 10वें नंबर राज्यों के भोजन से ही आपका आज का अंतिम नंबर रहने वाला है। 10वें नंबर में दिया गया साथियों तमिलनाडु से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्पम डोसे की तरह होता है। उत्पम क्या होता है साथियों, डोसे की तरह होता है, परंतु इसमें थोड़ा अलग होता है, इससे थोड़ा क्या होता है, अलग होता है। आप सेम कर सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ एक अलग प्रकार की विशेषता इसमें होती है। इसको साथियों उड़द की दाल और चावल की घोल से बनाया जाता है। किसे साथियों, तो उत्पम जो तमिलनाडु का एक लोकप्रिय भोजन के रूप में वहाँ के लोग साथियों खाते हैं। तो आशा करते हैं साथियों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और यहाँ से साथियों आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपके साथीगण मित्रगण आपकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सीटेट एग्जाम में 120 प्लस अंकों के साथ अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। और साथियों आपको एक बार फिर से बता दें, यदि आप कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन और टॉपिक वाइज थ्योरी चाहते हैं तो केवल और केवल 49 रुपीज़ में सारा कुछ लेने के लिए दिए गए नंबर से संपर्क अवश्य करें। तो साथियों हम लोग मिलते हैं इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके पेपर 1 के लिए रहने वाला है। तो साथियों आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों को देखा है जो कि प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथियों आज हम लोग 10 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है साथियों, तो प्रश्न संख्या 11 आपके सक्षम प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया साथियों, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक
संप्रेषण का चयन करना चाहती है, ठीक है साथियों, वह निम्नलिखित में किसे चुनेगी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा साथियों, सीटेट एग्जाम पूर्णतः आपकी बुद्धि पर, आपके समझ पर निर्भर है, उसी के आधार पर आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया साथियों फोन कॉल, प्री रिकॉर्ड वीडियोज और टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है साथियों ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल, ठीक है साथियों। उसी प्रकार से तीसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और चौथे नंबर ऑप्शन पे दिया गया साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल, ठीक है साथियों। यदि बात करें संप्रेषण का सबसे अच्छे माध्यम की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फोन कॉल, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से चौथा नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संस्था के उपयोग को दर्शाती है तो निम्नलिखित में कौन पूरा करेगा थीम भोजन। थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संस्था का उपयोग को दर्शाती है तो थीम भोजन किसको दर्शाएगी। साथियों ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया आपको कृषि फॉर्म, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है जंगल, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है दुकानदार और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है किसान। साथियों यहाँ पे थीम भोजन कृषि से संबंधित होगा, कृषि फॉर्म से संबंधित होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर पहला ही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देखें साथियों, उससे पहले आपको एक बात और बता दें, कोई भी डाउट्स रहता है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, आपसे पूछा गया है ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहन करता है, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको खोजपूर्ण प्रश्न होगा, कंडीशनिंग प्रश्न होगा, चेनिंग प्रश्न होगा या परीक्षण और त्रुटि प्रश्न होगा। साथियों आप प्रश्न को एक बार पुनः समझ लीजिए। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं करके सीखने की चर्चा हो रही है, तो साथियों यह खोजबीन पर आधारित होगा, अर्थात ऑप्शन संख्या 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं उसके बाद 14 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है अनीता परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में कौन उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। साथियों तो यह भी आपकी समझ पे आधारित प्रश्न है, ऑप्शन के अनुसार आप इसके उचित शीर्षक का चयन कर सकते हैं। पहले नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है साथियों परिवार, घुमंतु परिवार। दूसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है साथियों परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त। तीसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया है साथियों परिवार एक परिवार के भीतर संबंध इकाई के रूप में। और चौथे नंबर पे दिया गया है साथियों परिवार संबंधित लिंग, भूमिका, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक। साथियों यहाँ पे अनिता अपने परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, तो इसका सबसे उचित जो शीर्षक होगा साथियों, ताकि परिवार से संबंधित सभी तथ्यों का चर्चा हो सके, चौथा नंबर ऑप्शन में दिया गया साथियों परिवार संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से चौथा नंबर ऑप्शन जो होगा उचित शीर्षक होगा, ताकि साथियों सभी पहलुओं की चर्चा उचित प्रकार से हो सके। तो आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बात बता दें, यदि आप सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, और साथियों अपने एग्ज़ाम को अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाइंग करना चाहते हैं, अच्छे अंकों के साथ साथियों क्वालिफाइंग करना चाहते हैं, तो साथियों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए साथियों कंप्लीट पीडीएफ आपके टॉपिक वाइज थ्योरी होंगे साथियों, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन होंगे साथियों, और जो भी संभावित प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के लिए तैयार किए गए साथियों, सभी कुछ आपको मात्र 49 रुपीज़ में दिए जाएंगे। उसके लिए साथियों आपको हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके ज़रूर बताना है। यदि आप कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं आपके एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, तो इस दिए गए नंबर पर साथियों आप कनेक्ट करके सारा कुछ पीडीएफ साथियों जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्लास के नोट्स होंगे, सभी कुछ आपको बिल्कुल 49 रुपीज़ में साथियों अर्थात 49 रुपये में दे दिए जाएंगे। तो साथियों यदि आप चाहते हैं कि दिसंबर में होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आप अच्छे अंकों के साथ अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करें और समय रहते हुए साथियों सही मार्गदर्शन पाए, तो उसके लिए इस नंबर पर कनेक्ट करके ये सारा कुछ पीडीएफ जरूर खरीदें। और साथियों अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिए। चलिए देख लेते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को। प्रश्न संख्या 15 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और
कविताओं का प्रयोग करना पसंद करती है। ठीक है साथियों, उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा तर्क सबसे उपयुक्त है दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया साथियों, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों के स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना। और दूसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया साथियों, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरे नंबर ऑप्शन पे दिया गया साथियों, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विभिन्नता के बारे में जागरूक बनाना। चौथे नंबर पे दिया गया साथियों, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। सही विकल्प चुनिए। साथियों, इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि बी और सी होगा, ए और बी होगा, या बी सी डी होगा, या साथियों ए सी डी होगा। तो साथियों, यदि अगर बात करें यहाँ पे सही उत्तर की, तो ऑप्शन संख्या बी के रूप में कुछ उचित तथ्य आपको दिया गया है। उसी प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर सी में भी आपको उचित प्रकार का तथ्य दिया गया है, और डी भी साथियों बिल्कुल सत्य की चर्चा कर रहा है। तो इस प्रकार से साथियों बी, सी और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त कथन के लिए बिल्कुल उचित और सटीक बैठता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। आपकी 15वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है साथियों, कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन देख के समझ सकते हैं आप किस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या 1 में आपको दिया गया है, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरे नंबर ऑप्शन पर दिया गया साथियों, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तीसरे नंबर ऑप्शन पर दिया गया साथियों, विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना। और साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो साथियों यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 17 के रूप में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? चलिए साथियों इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन संख्या 1 में आपको दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तु डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दे। साथियों इस प्रश्न का सटीक उत्तर वही होगा जो आपके तर्क के अनुसार एनईपी 2020 साथियों के तौर पर सटीक बैठता हो, जो बच्चों के लिए सुलभ हो और उसके सीखने के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ कुछ नई चीज़ सीखे, और साथियों खोजबीन पे आधारित हो, वही आपका सटीक उत्तर होगा। तो साथियों यह भी निष्कर्ष आपको दिया गया है। और दूसरे और नंबर ऑप्शन पे दिया गया है, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, यह बता देना। तो साथियों यह तो कभी भी नहीं होगा, बच्चों को कुछ ऐसा सिखाना है जिससे खोजबीन आधारित कर सके और चिंतन के आधार पर साथियों अपना तर्क निकाल सके। तीसरे नंबर पे दिया गया साथियों, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। और चौथे नंबर पे दिया गया साथियों, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो साथियों यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साथियों यह खोजबीन पे आधारित उत्तर है। और साथियों विद्यार्थी रचनात्मकता के आधार पर कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, साथ ही साथ प्रयोग भी करेंगे साथियों। तो यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया साथियों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है साथियों। तो अभिकथन ए के रूप में आपको दिया गया है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचानना, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। और साथियों कारण आर के रूप में दिया गया है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो साथियों उसके बाद देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया साथियों ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया साथियों ए और आर दोनों सही है, और जो आर है साथियों ए की सही व्याख्या करता है। तो साथियों बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन संख्या 2। जो आपको कहा गया है अभिकथन और कारण के रूप में, उसमें आर भी सही है और ए भी सही है साथियों, और आर जो है ए की उचित व्याख्या भी करता है। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 19 को देखिए, उससे पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि समय रहते हुए भी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके
उसके अलावा साथियों आपको एक बात और बताई गई थी, यदि आप दिसंबर में होने वाले सीटेट 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं साथियों, और उसके लिए कंप्लीट पीडीएफ साथियों, पीडीएफ और क्लास के नोट साथियों आपको चाहिए, और साथियों आप उसमें टॉपिक वाइज थ्योरी को देख सके, कंप्लीट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख सके, और साथ ही साथ संभावित प्रश्न साथियों, जो भी आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न रहे वो सारे प्रश्न साथियों आपको मिले, तो उसके लिए काफ़ी कम प्राइस में आपके लिए सारा कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा साथियों। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन और साथियों टॉपिक वाइज थ्योरी आपको सभी कुछ दिया जाएगा मात्र 49 रुपीज़ में। उसके लिए आपको हमारे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करना है साथियों। व्हाट्सएप के माध्यम से साथियों काफ़ी कम फी में मात्र 49 रुपीज़ में ये सारा कुछ पीडीएफ दिया जाएगा, चाहे आपका सीडीपी हो साथियों, मैथ हो, चाहे लैंग्वेज 1 की बात करें, लैंग्वेज 2 की बात करें, और साथियों चाहे ईवीएस हो, और साथियों प्रीवियस ईयर के कंप्लीट क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और जो भी हमारे द्वारा संभावित प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, वही सारा कुछ आपको बिल्कुल मिलेगा साथियों। चलिए देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 19 में साथियों आपसे पूछा गया है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय जोर देना चाहिए। किस पे जोर देना चाहिए साथियों? आप एक शिक्षक के रूप में प्रश्न पत्र मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक जोर किस पे देंगे? चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। साथियों यह लंबाई से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको प्रश्न पत्र लंबा हो या छोटा उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरे में दिया गया साथियों प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य कवरेज। और तीसरे नंबर पे दिया गया साथियों प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री। साथियों चौथे नंबर पे दिया गया प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो साथियों लंबाई से और कुल अंक से भी उतना मैटर नहीं करता है साथियों। यहाँ पे जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य कवरेज आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे कि साथियों ईवीएस के प्रथम वीडियो में हमने 1 से 10 तक प्रश्नों को देखा था, और इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 10 से साथियों 20 तक के प्रश्नों को देखा। इसी प्रकार से लगातार आपके प्रीवियस ईयर का वीडियो आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से साथियों आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आप भी अपने एग्जाम में बेहतरीन अंकों के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। चलिए अंतिम नंबर प्रश्नों को देख ले। अंतिम नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? यहाँ साथियों नेगेटिव पूछा गया आपको, तो ऑप्शन भी नेगेटिव ही खोजना है। ऑप्शन संख्या 1 में आपको दिया गया साथियों अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ऑप्शन नंबर दूसरे पे दिया गया साथियों देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। और चौथे नंबर और साथियों तीसरे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। और साथियों चौथे नंबर ऑप्शन पे दिया कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। साथियों यहाँ पे यदि बात करें सही उत्तर की, कक्षा 3 के ईवीएस में कौन सा परिणाम नहीं होना चाहिए साथियों, कौन सा परिणाम नहीं होना चाहिए अधिगम प्रतिफल का, सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन संख्या दूसरा। ऑप्शन संख्या दूसरा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, जिसमें देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। भेदभाव तो साथियों आपका नेगेटिव वर्ड होता है। आपके सीटेट एग्जाम में भेदभाव आपको जहाँ भी दिख जाए साथियों वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है, उसे आपको काट के ही चलना है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन संख्या दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपने कुछ नया चीज़ जरूर सीखा होगा। इसी तरह के प्रतिदिन प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए साथियों। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, जो भी आपके मित्रगण सहपाठीगण हैं। और साथियों कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। उसके अलावा साथियों पीडीएफ से संबंधित सारे तथ्यों की जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर लें। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।